कैसे हैं दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल पे। आज हम CITS के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हल करेंगे। तो हमने सेट 2 लिया है आज। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और हल करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो चलिए चालू करते हैं। नंबर सीरीज डील में कितने डील होते हैं? नंबर सीरीज जो डील है उसमें कितने, एक मिनट चाहिएगा। ठीक है, नंबर सीरीज ड्रिल में कितने ड्रिल होते हैं? 1 से 80 तक, 1 से 100 तक, 1 से 150 तक, 1 से 250 तक। तो नंबर सीरीज जो ड्रिल होती है उसमें 1 से 80 तक जो ड्रिल नंबर होते हैं वो होते हैं। 1 सबसे बड़ा होता है, 80 सबसे छोटा होता है और A से Z तक अक्षर वाली सीरीज होती है। ट्विस्ट ड्रिल में क्लीयरेंस एंगल का क्या उद्देश्य है? उबड़ खाबड़ होल्स को रोकना, बड़े आकार के छिद्रों को रोकना, कटिंग एज के असमान एंगल को रोकना, कटिंग एज के पीछे ड्रिल के घर्षण को रोकना। तो दूसरे का आंसर क्या है? कटिंग एज के पीछे ड्रिल के घर्षण को रोकना। क्या है दूसरा आंसर? कटिंग एज के पीछे ड्रिल के घर्षण को रोकना। मशीन स्पिंडल से, क्या है क्वेश्चन? मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके सामने ये क्वेश्चन रहा कि मशीन का जो स्पिंडल है उसमें से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ड्रिफ्ट का, स्लीव का, पंच का, हैमर का। तो हम उपयोग करते हैं ड्रिफ्ट का। किसका? ड्रिफ्ट का। किसका उपयोग करते हैं हम? ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ड्रिफ्ट का। किसका? ड्रिफ्ट का। चौथा, ये जो ड्रिल डिवाइस है इसका नाम क्या है? क्या ये चक है? क्या ये आर्बर है? क्या ये सॉकेट है? क्या ये स्लीव है? जो चौथे का आंसर क्या है? इस चौथे का ऑप्शन का आंसर क्या है? जो ड्रिल डिवाइस का नाम है उस ड्रिल डिवाइस का क्या नाम है? ये जो ड्रिल डिवाइस दिया गया है इस ड्रिल डिवाइस का क्या नाम है? स्लीव है, सॉकेट है, आर्बर है, चक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? आर्बर। इसका क्या नाम है? आर्बर। जो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? जो ये एक्स से चिन्हित भाग है इसका नाम इस सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में क्या है? बेस है, चक है, कॉलम है, वर्क टेबल है। तो इसका क्या नाम है? वर्क टेबल। क्या नाम है? वर्क टेबल। इस डाई का प्रकार क्या है? ये डाई जो है इस डाई का प्रकार का क्या नाम है? एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई, सर्कुलर स्प्लिट डाई, हाफ डाई, स्क्वायर डाई। इस डाई का क्या नाम है? इस डाई का नाम है हाफ डाई। क्या नाम है? हाफ डाई। इस डाई का प्रकार क्या है? जो ये डाई दी गई है इस डाई का प्रकार बताना है। क्या ये सर्कुलर स्प्लिट डाई है? क्या ये हाफ डाई है? क्या ये स्क्वायर डाई है? क्या ये एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई है? तो इसका आंसर बताइए। आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम का प्रकार बताइए। इस डायग्राम का प्रकार बताइए। 7वें नंबर का इस डायग्राम का नाम है एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। 7वें का क्या है? एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। ये जो एडजस्टेबल होता है ना, ये वाली ये प्लेटें है एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। इस डाई का क्या नाम है? इस डाई का क्या नाम है? डाई नट है, हाफ डाई है, सर्कुलर स्प्लिट डाई है, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर्कुलर। सर्कुलर के आकार का है और स्प्लिट है, बीच से कटा हुआ है एक तरफ से। तो क्या नाम हुआ? सर्कुलर स्प्लिट डाई।
डाई बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? हम डाई जब बनाते हैं तो किस सामग्री का उपयोग करते हैं? ड्रॉप फोर्ज स्टील का, एलॉय स्टील का, हाई स्पीड स्टील का और सिरेमिक्स का। तो जब हम डाई बनाते हैं तो हम यूज करते हैं हाई स्पीड स्टील। किसका? हाई स्पीड स्टील का। किसका? हाई स्पीड स्टील। काय पे? HSS। किसके लिए? डाई बनाने के लिए। 9वां हो गया। अब 10वां के क्वेश्चन में थे, क्या था? ये जो डाई है इसका प्रकार बताना है। इस डाई का प्रकार क्या है? डाई नट है, सर्कुलर स्प्लिट डाई नट है, हाफ डाई है, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई है। तो ये क्या है? डाई नट है। क्या है? डाई नट है। जब बोल्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इसका उपयोग करके, जब स्क्रू में प्रॉब्लम आ जाती है तब हम इस डाई नट का उपयोग करके उसको ठीक करते हैं। ठीक है। 11वां, डाई नट का उद्देश्य क्या है ना? स्क्रू थ्रेड बोलते हैं ना जो इसका। तो डाई नट का उद्देश्य क्या है? 11वां, नया बाहरी थ्रेड बनाने के लिए, नया आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए, क्षतिग्रस्त थ्रेड की मरम्मत के लिए, थ्रेडिंग करते समय गाइड करने के लिए। तो क्या था? क्षतिग्रस्त थ्रेड की मरम्मत के लिए, टू रिकंडीशनिंग द डैमेज्ड थ्रेड। मैट्रिक मोस्ट टेपर्ड होल्ड को, मैट्रिक मोस्ट टेपर्ड होल्स को रिम करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है? हेलिकल फ्लूडेड रिमर, पायलट के साथ हैंड रिमर, टेपर पिन हैंड रिमर, पैरेलल शैंक के साथ सॉकेट रिमर। मैट्रिक मोस्ट टेपर्ड होल्स को रिम करने के लिए हम उपयोग करते हैं पैरेलल शैंक के साथ सॉकेट रीमर। 12वें का A4, हैंड रीमर में दांतों की असमान दूरी का क्या उपयोग है? हैंड रीमर में दांतों के बीच असमान दूरी का क्या उपयोग है? हमें बताना है। क्या चेंटरिंग कम करने के लिए है? क्या अधिक धातुओं को हटाने के लिए? क्या दक्षता बढ़ाने के लिए? क्या टूल का जीवन काल बढ़ाने के लिए है? तो 13वें का आंसर क्या है? चेंटरिंग को कम करने के लिए। क्या है? चेंटरिंग को कम करने के लिए। टेपर पिन हैंड रैमर में टेपर का अनुपात क्या है? टेपर पिन हैंड रीमर में टेपर का अनुपात क्या है? तो क्या है? 1:50 है, 1:20 है, 1:10 है, 1:30 है। तो टेपर पिन हैंड रीमर में टेपर का जो अनुपात है वो है 1:50, 1:50। रीमर के दो टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है? रीमर के दो टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है? ब्रेंजिंग द्वारा, बट वेल्डिंग द्वारा, आर्क वेल्डिंग द्वारा, फ्यूजन वेल्डिंग द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? बट वेल्डिंग द्वारा। क्या है? बट वेल्डिंग द्वारा। बट वेल्डिंग द्वारा। किसमें? रीमर के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं बट वेल्डिंग। क्या? बट वेल्डिंग। पायलट के साथ रीमर में पायलट का कार्य क्या है? जब हम रीमर का उपयोग करते हैं तो उसमें पायलट का उपयोग करते हैं। तो उस पायलट का क्या कार्य है? पहला, होल का आकार सही रखता है, रिम्ड किए जाने वाले होल के साथ रीमर को संकेंद्रित करता है, कंसेंट्रिक करता है। यह होल से अतिरिक्त धातु को हटा देता है। यह रीमर के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। तो 16वें का आंसर है कि रिम्ड किए गए जाने वाले होल के साथ रीमर को संकेंद्रित रखता है। जिस होल के साथ अपन रीमिंग कर रहे हैं उसके साथ, उसके सेंटर के साथ रीमर का सेंटर मैच करवाता है। क्या? पायलट। 17वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस प्रकार के रीमर का उपयोग
वेज, ग्रूव और स्पाइरल आदि से होल्स करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार के रीमर का उपयोग कीवेज, ग्रूव और स्पाइरल आदि से होल्स करने के लिए किया जाता है? ठीक है, 17वें का आंसर बताइए। 17वें का आंसर है हेलिकल फ्लूटेड रीमर। क्या है? हेलिकल फ्लूटेड रीमर, जिसका उपयोग हम करते हैं वेज, कीवेज, जो कीवेज होता है ना, जो की वाले ताला वाली चाबी होती है, ताला होता है, ताले में जो कीवेज होता है जिसमें हम की डालते हैं, वो ग्रूव, स्पाइरल आदि में जो होल्स करने के लिए हम हेलिकल फ्लूटेड रीमर का उपयोग करते हैं। उस टूल का नाम क्या है जिसका उपयोग पहले से ड्रिल किए गए होल्स को सटीक आकार देने में किया जाता है या बड़ा करने के लिए किया जाता है? जैसे उस टूल्स का नाम क्या है जिसका उपयोग पहले से ड्रिल किए गए होल्स को सटीक आकार में पूरा करके बड़ा करने के लिए किया जाता है? जैसे कोई होल है, हमने उसमें ड्रिल किया, अब ड्रिल करने के बाद हम कौन से चीज का उपयोग करेंगे जिससे वो आकार है वो बड़ा हो जाए और सटीक भी हो जाए? तो क्या हो सकता है? काउंटर बोर्ड हो सकता है, काउंटर सिंक हो सकता है, स्पॉट फेसिंग हो सकती है, और रीमर क्या हो सकता है इनमें से? तो आंसर है रीमर। 18वें का आंसर क्या है? रीमर। रीमर कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन ये दिया है पर डायग्राम में पूछ रहा है कि रीमर का प्रकार क्या है। तो इसका क्वेश्चन है 19वें का, रीमर जो ये दिया गया है उसका प्रकार क्या है ना? तो ये कौन सा है? हैंड रीमर है। क्या है? हैंड रीमर है। 19वें का आंसर क्या है? हैंड रीमर है। क्या है? हैंड रीमर है। अब डायल इंडिकेटर का क्या माप दिखाया गया है यदि इसका मूल माप 40 मिलीमीटर है? डायल इंडिकेटर में क्या माप दिखाया गया है यदि इसका मूल माप 40 मिलीमीटर है? आप देख रहे होंगे कि 0 से 5 के बीच के बाद 6वें और 5वें के बीच में एक स्थान दिया गया है। तो क्या इसका आंसर पहला हो सकता है? क्या इसका आंसर तीसरा हो सकता है? बस हमें यही देखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे 20वां आंसर। चूंकि जब डायल टेस्ट इंडिकेटर का हम अल्पतमांक निकालते हैं तो 0.01 इसका अल्पतमांक होता है। चूंकि ये 5 और 6 के बीच में है तो हम लिखेंगे 40 इंटू 0.01 इंटू 5। तो क्या हुआ? 0.05। तो क्या हुआ? 40.05 से 40.06 मिलीमीटर के बीच में। 21वां, एंगल मापने के लिए कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग किया जाता है? कॉम्बिनेशन सेट में काउंटर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है और रूल होता है ना? तो हम कॉम्बिनेशन सेट में किसका उपयोग करते हैं क्या मापने के लिए? एंगल मापने के लिए। तो हम उपयोग करते हैं प्रोटेक्टर हेड का, जिसका अल्पतमांक या जिसका न्यूनतम कोण मापने की डिग्री 1 डिग्री होती है। क्या है? प्रोटेक्टर हेड। एल्युमिनियम की रिमिंग करने के लिए कौन सा कटिंग द्रव प्रयोग किया जाता है? 22वां क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम की रिमिंग के लिए कौन सा कटिंग द्रव प्रयोग किया जाता है? ड्राई एयर, केरोसिन, एयर जेट, लॉर्ड ऑयल। क्या है? लॉर्ड ऑयल। तो 22वें का आंसर है एल्युमिनियम की रिमिंग के लिए हम उपयोग करते हैं केरोसिन। हम काय का उपयोग करते हैं? केरोसिन का। किसका उपयोग करते हैं? केरोसिन का। एल्युमिनियम की रिमिंग के लिए हम उपयोग करते हैं केरोसिन का। किसका उपयोग करते हैं? केरोसिन का। किसका उपयोग करते हैं? केरोसिन का। 22वां। 23वां, डायल कैलिपर के पिनियन को स्थानांतरित करने के लिए रैक कहाँ फिक्स्ड की जाती है? जो रैक एंड पिनियन होता है डायल कैलिपर में, पिनियन टाइप में, उसमें जो रैक होती है
वो कहाँ फिक्स्ड की जाती है, कहाँ फिक्स्ड की जाती है, कहाँ फिक्स्ड की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या बीम स्केल होगा, क्या फिक्स्ड जॉ होगा, क्या डेप्थ बार होगा, क्या मूवेबल जॉ होगा? तो 23वें का आंसर है बीम स्केल। जो डायल कैलिपर के पिनियन का जो रैक होता है वो हमारा बीम स्केल में फिक्स्ड होता है। डायल कैलिपर का कार्य सिद्धांत क्या है? स्लाइडिंग है, स्क्रू एंड नट है, रैक ऑन पिनियन है, वर्म और वर्म व्हील है। जो डायल कैलिपर का कार्य सिद्धांत है वो है रैक एंड पिनियन। क्या है? रैक एंड पिनियन। अब डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो ये एक्स दिया गया है वो क्या है? क्या वो एनविल है, क्या वो स्टेम है, क्या वो पॉइंटर है, क्या वो प्लंजर है? तो क्या है? पॉइंटर। क्या है? पॉइंटर। ये क्या है? ये है अपना प्लंजर। ये क्या है? बेजल। ये क्या है? बेजल, जो चारों ओर से बना घुमा गया है। और ये अंदर है डायल टेस्ट। ठीक है। लीवल टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? हमने 26वें का 25वें का क्या आंसर किया? हमने किया पॉइंटर। अब पूछा है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? क्या यह पिवोट है, क्या यह लीवर है, क्या यह स्टाइलस है, क्या यह स्क्रॉल है? तो ये क्या है? 26वें का आंसर है स्टाइलस। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो एक्स होता है वो एक्स है ये वाला, ये है स्टाइलस, लीवर नहीं है। क्या है? स्टाइलस। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में किस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है? लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में हम करते हैं लीवर और स्क्रॉल, लीवर और स्क्रॉल मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। जबकि प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में हम करते हैं रैक ऑन पिनियन का। किसका? रैक ऑन पिनियन का। तो 27वें का आंसर हुआ लीवर और स्क्रॉल। लीवर और स्क्रॉल में ही स्टाइलस होता है, प्लंजर तो उसमें होता है रैक एंड पिनियन वाले में। ठीक है। क्या होता है? स्टाइलस। 28वां, इनसाइड माइक्रोमीटर की जीरो सेटिंग की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इनसाइड माइक्रोमीटर की जीरो सेटिंग जांच करने के लिए क्या हम वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं, स्क्रू पिच माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं, या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है इनसाइड माइक्रोमीटर की जीरो सेटिंग जांच करने के लिए हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। काय का उपयोग करते हैं? आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। काय का उपयोग करते हैं? आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर क्या है? इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किसकी जांच की जाती है? बोर व्यास की जांच, समानांतरता की जांच, बोर की गहराई की जांच, सतह फिनिश की जांच। तो इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करके हम पता करते हैं बोर व्यास की जांच, जो बोर होता है उसके व्यास की जांच हम करते हैं। 30वां, कौन सी अलौह धातु नरम होती है और संक्षारण के प्रति अच्छी प्रतिरोधी होती है और परमाणु विक्रम के खिलाफ अच्छी इंसुलेटर होता है? 3 क्वेश्चन है कि वो अलौह धातु का नाम बताना है जो नरम होती है, दूसरा जो संक्षारण या कोरोजन के प्रति प्रतिरोधी होती है, रेजिस्टेंस होता है कोरोजन के प्रति, तीसरा जो परमाणु ऊर्जा होती है या परमाणु विकिरण होता है उसके प्रति भी अच्छी इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर मतलब उसमें ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होती, रोक लेती है। क्या वो जिंक है, क्या वो कॉपर है, क्या वो लीड है, क्या वो टिन है? तो 30वें का आंसर है लीड। क्या है? लीड। ठीक है, लेड बोलते हैं जिसको। ठीक है, लेड। बेरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है?
हमारा 31वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि बीरिंग बताने के लिए हम सबसे उपयोगी मिश्र धातु का उपयोग बताइए। जैसे क्रोमियम का भी तो उपयोग किया जाता है, निकिल का भी उपयोग किया जाता होगा, टीन का भी उपयोग किया जाता होगा, तो इसका आंसर है बेबिट मेटल। क्या है? बेबिट मेटल। 31वें का आंसर क्या है? बेबिट मेटल। कौन सी अलौह मिश्र धातु का उपयोग सॉफ्ट सोल्डर के रूप में किया जाता है? देखिए, सोल्डर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट सोल्डर होता है, एक हार्ड सोल्डर होता है। तो इसमें पूछा है अलौह मिश्र धातु, जो बोल रहा है अलौह मिश्र धातु कौन कौन सी है सॉफ्ट सोल्डर बनाने के लिए? क्या वो लेड और कॉपर है? क्या वो लेड और टीन है? क्या वो लेड और जिंक है? क्या वो लेड और एंटीमनी है? क्या है? लीड और एंटीमनी है। तो हमें 32वें का आंसर बताना है। क्या है? सबसे उपयोगी जो होता है वो होता है लेड और टीन, लेड और टीन, पीबी और एसएन। ठीक है। और बेबिट मटेरियल सबसे, अगर कुछ नहीं दिया जाएगा तो बेबिट मेटल लिखा जाएगा। ठीक है। माइक्रोमीटर थिम्बल के एक घूर्णन के दौरान स्पिंडल द्वारा तय की दूरी कितनी होती है? माइक्रोमीटर थिम्बल जो होता है उसका एक घूर्णन किया तो स्पिंडल की जो गति है वो कितनी आगे जाएगी? तो माइक्रोमीटर थिम्बल में 50 खांचे होते हैं, तो एक बार घूर्णन करने पर 0.50 mm आगे बढ़ेगा। तो 33वें का आंसर क्या है? 0.50 mm। ठीक है। माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप का उपयोग क्या है? शून्य त्रुटि समायोजित करने के लिए, स्पिंडल को लॉक करने के लिए, दबाव को नियंत्रित करने के लिए, वर्कपीस को पकड़ने के लिए। तो इसका आंसर है दबाव को नियंत्रित करने के लिए। क्या है? दबाव को नियंत्रित करने के लिए। 2 पॉइंट सेल्फ सेंटरिंग बोर डायल गेज के किस भाग में प्लंजर मोशन को डायल में संचारित करने की व्यवस्था होती है? डायल में, सेंटरिंग सूज में, फिक्स्ड एनविल इंसर्ट में और स्टेम में। 2 पॉइंट सेल्फ सेंटरिंग बोर डायल गेज के किस भाग में प्लंजर जो होता है वो मोशन को डायल में संचारित करने की व्यवस्था करता है? तो 35वें का आंसर है स्टेम। क्या है? स्टेम। वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक क्या है? 0.1 mm, 0.01 mm, 0.02 mm, 0.2 mm। तो 36वें का आंसर हुआ 0.02 mm। क्या हुआ? 36वें का आंसर हुआ 0.02 mm। वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक 0.02 mm होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में मुख्य स्केल डिवीजन 23 को वर्नियर स्केल डिवीजन में कैसे विभाजित किया जाता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में मुख्य स्केल डिवीजन को वर्नियर स्केल डिवीजन में कैसे विभाजित किया जाता है? तो कैसे विभाजित किया जाता है? 12। क्या है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो मुख्य स्केल है उसको 12 से डिवाइडेड करेंगे, मतलब मुख्य स्केल डिवीजन 23 बराबर वर्नियर स्केल डिवीजन 12। क्यों? क्योंकि उसके 50 भाग हुए, 6 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, मतलब 5 से भाग देंगे तो 12 डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन में। कोणों को मापने के लिए कौन सा उपकरण अधिक सटीक है? 38वां। कोणों को मापने के लिए क्या बेवल गेज अधिक सटीक है? प्रोटेक्टर है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर हेड ऑफ कॉम्बिनेशन सेट है। क्यों? क्योंकि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट होता है, इसलिए आंसर A3 होगा। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि दशमलव में इसको बताइए 7/8 को। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वर्कशॉप कैलकुलेशन है तो इसे छोड़ देते हैं, फिर भी आप इसमें 100 का भाग बढ़ा कर वो करेंगे तो इसका आंसर आ सकता है। ठीक है।
वजन के लिए ब्रिटिश इकाई क्या है, पाउंड है। 42वां, 1 मीटर लंबाई की एसआई इकाई के लिए ब्रिटिश इकाई क्या है? 1 मीटर लंबाई की एसआई इकाई के लिए ब्रिटिश इकाई है 3.281 फिट। क्या है? 3.281 फिट। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की एसआई इकाई के लिए कितनी ब्रिटिश इकाई है? तो 44 का है 0.621 मील प्रति घंटा। 0.621 मील प्रति घंटा। उभयनिष्ठ केंद्र वाले दो या दो से अधिक वृत्तों को कहते हैं सकेंद्रित सर्किल। मतलब जिन दो वृत्त हुए और उनका केंद्र बिंदु एक ही है तो उसे कहेंगे सकेंद्रित वृत्त। इसमें पूछा गया है कि ये क्या है, सकेंद्रित वृत्त है, उत्केंद्रित वृत्त है, वृत्त का संयोजन है और लूप सर्किल है। तो 46वें का आंसर है लूप सर्किल। लूप सर्कल। T1 और T2 क्या है? T1 और T2 क्या है? सीधी रेखा, झुकी हुई रेखा, बाह्य स्पर्श रेखा और आंतरिक स्पर्श रेखा। क्या है? बाह्य स्पर्श रेखा। 47वें का आंसर क्या है? बाह्य स्पर्श रेखा। अब पूछा है T1 और T2 क्या है? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये? 48वें का, ये आंतरिक स्पर्श रेखाएं हैं। T1 और T2 क्या है? T1 और T2 48वें का आंतरिक स्पर्श रेखाएं हैं। आंतरिक स्पर्श रेखाएं हैं। ये एलिप्से का क्या नाम है? इस एलिप्से का क्या नाम, एलिप्स जो बोलते हैं इसका क्या नाम है? चाप विधि, चार केंद्र विधि, सकेंद्रित वृत्त विधि, उत्केंद्रता विधि। इस एलिप्स का क्या नाम है? 49 का, इसका नाम है चार केंद्र विधि। 1 2 3 4। ये तो केंद्र में नहीं है, ये बाहर है, तो केंद्र में क्या होगा? 1 2 3 4। दीर्घवृत्त में सबसे लंबी दूरी का क्या नाम है? दीर्घवृत्त में सबसे लंबी दूरी का क्या नाम है? फोकल त्रिज्या, प्रमुख अक्ष, लघु अक्ष, स्पर्श रेखा। तो दीर्घवृत्त में सबसे लंबी दूरी का नाम है प्रमुख अक्ष। क्या मतलब? मेजर एक्सिस। ठीक है बच्चों, आप बताइएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, बताइएगा और क्या करना है आप सब बताइएगा। अभी हम CITS में थे, ठीक है, सेट 2 है। तो आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास यही समाप्त करते हैं, आगे की क्लास जल्दी ही होगी।